तो इन दिस सेबी वर्कबुक सीरीज चिल्ड्रन, हमने पहले 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर्स में, एंड टुडे वील बी स्टार्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज स्मार्ट गोल्स। पॉकेट मनी प्रोग्राम में ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, क्या अचीव करना है आपको। इट शुड बी मेजरेबल एंड यू शुड बी मोटिवेटेड टू अचीव दैट। कुछ बच्चे क्लास में हैं, कुछ सो रहे हैं, तो मेजरेबल तो है कि भाई क्लास करनी थी, बट सो रहे हैं तो मोटिवेटेड नहीं है एज सच। एंड देन इट शुड बी रियलिस्टिक एंड रिसोर्स बेस्ड। रियलिस्टिक का मतलब आप उसको अचीव कर पाए। भाई हम चांद से सो कॉल्ड जमीन तक जा तो सकते नहीं, आ तो सकते नहीं बिना रॉकेट्स के एंड ऑल दैट। तो अगर हम बोलें कि हम चांद से तारे तोड़ के ले आएंगे तो रियलिस्टिक नहीं है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। T stands for time bound and time to time it keeps on changing। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि अब मेरा गोल क्या होगा, अब मेरा गोल क्या होगा, लाइकवाइज। सो मेनी पीपल मेक मिस्टेक्स इन सेटिंग ऑफ गोल्स। तो गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने आ रहा है चिल्ड्रन। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? I need to pay my college fees in a year's time, but how much college fees you need to pay? तो ये इनकरेक्ट अप्रोच है, दिस इज द राइट अप्रोच। यू नीड टू पे 50,000 रुपी। तो ये गोल स्पेसिफिक है, बट दिस इज नॉट स्पेसिफिक। मेजरेबल, आप अपने गोल को मेजर कर पाए। लाइक द एग्जाम्पल इज आई विल पे ऑफ माई डेट्स टू माई फ्रेंड्स, बट कितना डेट है आपका, कब पे करेंगे? दिस इज सो कॉल्ड मेजरेबल, दिस इज नॉट मेजरेबल। अटेनेबल, आई विल सेव मनी, हाउ मच भगवान जाने, ये इनकरेक्ट अप्रोच है। आई विल सेव 2,000 रुपी ईच मंथ बाय कटिंग डाउन और ईटिंग डाउन एंड पार्टिंग, दिस इज द राइट अप्रोच। रियलिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इट मीन्स व्हाट? यू नीड टू अचीव द गोल्स बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दैट यू हैव। इफ आई सेव मनी आई विल बिकम रिच, एब्सोल्युटली नॉट। आप जब रेगुलरली सेव करेंगे, बोरो नहीं करेंगे, अपने डेट्स टाइम पे करेंगे और अर्निंग्स इतनी हो कि आपके खर्चे के बाद आप उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम रिच। टाइम बाउंड, आई विल सेव मनी फॉर माई व्हीकल, गलत अप्रोच, एकदम गलत अप्रोच। आई विल सेव 10,000 रुपी फॉर द नेक्स्ट 2 years टू फाइनेंस अ पार्ट ऑफ माई व्हीकल, दिस इज द करेक्ट अप्रोच बेसिकली। So I hope so everybody understood much better than the pocket money program कि यहाँ पे M means not for measurable only but motivated भी होना चाहिए। R doesn't stands for realistic only but resource based भी होना चाहिए। टाइम टू टाइम आप अपने गोल को चेंज भी कर सकते हैं, तो मॉनिटरिंग इज वेरी 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 नेसेसरी एज सच। इस पे किसी की कोई क्वेरी है तो क्वेश्चंस आर वेलकम चिल्ड्रन। बाकी लोग भी पंचुअलिटी से कुछ सीखें भाई। चलिए, कैसे अचीव करेंगे अपने गोल चिल्ड्रन? बड़े भैया का नाम निखिल था, यंगर ब्रदर शांतनु। नाउ दैट यू नो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लेट अस चॉक आउट फ्यू गोल्स ऑफ योर्स एंड हाउ यू कैन अचीव देम। तो शांतनु ने कहा कि भाई पहले तो मेरी एजुकेशन और साथ में एक 2 व्हीलर कॉलेज आने जाने के लिए मेरे को चाहिए। तो बड़े भैया कह रहे हैं ठीक है, तो हम गोल्स लिखने स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज द फर्स्ट गोल। और मान लीजिए कि भाई अगर मैं आपके लेवल पे चलूं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 11th, सम आर इन क्लास 12th, एंड ईयर जो चल रहा है इट इज 2023 और सबकी एज जो है वो है 17 साल। आप अपने गोल्स ऐसे लिख भी सकते हैं। सो एजुकेशन इज अ शॉर्ट टर्म गोल अगर है तो मतलब अगले 5 साल में आपकी एजुकेशन कितनी कंप्लीट हो जाएगी 2028 तक। तो मान लीजिए भाई ग्रेजुएशन अगर आपने आईपी मैट वगैरह पास करना है तो भाई 35-40 लाख रुपए आपको चाहिए। एल्स 4-5 लाख रुपए इज मोर देन सफिशिएंट। 2 व्हीलर मीडियम टर्म गोल है, 2025 तक चाहिए। कुछ लोगों ने पहले ही ले लिया जिनको आत्महत्या करने का शौक है, तो लगभग 50,000 तो नहीं, 80,000 रुपए हम जोड़ सकते हैं। वेकेशन पे जाना है तो ये तो भाई पेरेंट्स का गोल है, और मान लीजिए 2024 के वेकेशंस में जाएंगे। मैरिज है चिल्ड्रन, तो भाई ये तो अभी और 10 साल बाद की कहानी है, 11 साल बाद की। तो ये आते आते 2034 हो जाएगा, और 10 लाख तो नहीं, कम से कम आपको 30 लाख रुपए चाहिए होगा। और हाउस चाहिए, ये तो भाई 2040 तक की आपकी प्लानिंग है कम से कम 60 लाख नहीं, तब तक घर होगा 1 करोड़ रुपए का। तो गोल्स ऑफ मिस्टर शांतनु की जगह लिख दीजिए गोल्स फॉर मी, और इस चार्ट को जरूर लिखें और अकॉर्डिंगली प्लान आउट करिए कब कब आप इन चीजों के लिए अरेंज करेंगे।
अभी तो नहीं अरेंज करेंगे, आने में बहुत टाइम है अभी, बट जब आप क्लास 12th ग्रेजुएशन पास कर जाएं तो इन गोल्स को रिव्यू करिएगा कि मैंने क्या गोल बनाया था, हाउ मच हैव आई अचीव्ड, और आगे मेरे को और क्या अचीव करना है एज सच। तो इसको झटपट अपनी बुकलेट में एडिट कर ले बच्चों। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे गोल अचीव होगा। तो भाई आपकी जो फीस है, ईयर्स वुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन। जो आपकी फीस है पार्टली पेरेंट्स, और अगर बहुत ज्यादा है लाइक आईपी मैट वगैरह या किसी प्राइवेट कॉलेज में आप चले गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट ऑफ 40-50 lakhs। तो इन दैट केस आपको कुछ लोन भी लेना पड़ सकता है। देर आफ्टर टू व्हीलर के लिए आप 2-4 साल अगर पैसे बचा रहे होते क्लास 9-10 से, तो आपके पास आज ठीक ठाक पैसे हो जाते। बट लेस देन 18 ईयर्स तो अलाउड ही नहीं है टू व्हीलर चलाना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। और जो लोग लेस देन 18 में टू व्हीलर गेट व्हीकल चला रहे हैं, वो इलीगल एक्टिविटी है सच। देन मीडियम टर्म गोल वेकेशन, आप अगर शेयर्स वगैरह में मनी इन्वेस्ट करें तो 2-4 साल में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको अपना कोई फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट वगैरह एंड कैश कराने की जरूरत नहीं है। मैरिज के लिए अगर पैसा चाहिए, अगेन चिल्ड्रन देखिए हर जगह इक्विटी को ही फोकस किया जा रहा है, बिकॉज जितना रिटर्न आपको इक्विटी दे देगा उतना रिटर्न कोई नहीं दे पाएगा। ये मैं डे 1 से एंड तक बोलता रहूंगा। हाउस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो पापा मम्मी का दिया हुआ घर है, ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कहीं जॉब करें और दूसरी सिटी में रह रहे हैं, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म रहना है, इन दैट केस बाइंग अ हाउस इज गुड। और अगर शॉर्ट टर्म रहना है तो पेइंग रेंट इज अ गुड चॉइस एज सच। ओके, चलते हैं अपने अगले पार्ट, दैट इज रिस्क वर्सेस रिटर्न्स। तो यहाँ पे आपको 3 बातों का ख्याल रखना है चिल्ड्रन। अगर आप लो रिस्क लेंगे तो आपके रिटर्न्स भी लो होंगे। If your risk is medium, your returns will also be medium। और सर क्या करना पड़ेगा हाई रिटर्न्स के लिए? डेफिनेटली आपको रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। तो हाई रिटर्न्स हाई रिस्क के खेल में चलना चाहते हैं तो गो विद इक्विटी। लो रिटर्न्स लो रिस्क के खेल में चलना चाहते हैं तो गो फॉर डेट इन्वेस्टमेंट। और अगर मीडियम में चलना चाहते हैं तो अपना कुछ पैसा इक्विटी में रखें और कुछ पैसा डेट में रखें। एवरीबडी नोज जब मैं डेट की बात करता हूं, आई मीन टू से बैंक का फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, आरबीआई बॉन्ड्स एंड ऑल दैट, जो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट क्या होगा। जहां पे आपने मनी इन्वेस्ट किया है, इवन अगर ड्यूप कर जाए वो ऑर्गेनाइजेशन, इंसॉल्वेंट भी हो जाए चिल्ड्रन, तो अपनी जायदाद बेच के आपको पैसा देगा। तो बात करते हैं यहां पे आगे हम लोग चिल्ड्रन। हाई रिटर्न्स चाहिए तो योर अप्रोच इज अग्रेसिव। अगर मीडियम रिटर्न्स चाहिए तो अप्रोच इज सो कॉल्ड मॉडरेट। एंड चिल्ड्रन अगर आपको लो रिटर्न्स चाहिए और आप इसमें खुश हैं तो हैव अ कंजर्वेटिव पॉलिसी। तो कंजर्वेटिव मतलब मिनिमम रिस्क आपको लेना है। आप चाहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल मनी सिक्योर हो, तो पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम, बैंक की डिपॉजिट स्कीम, गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच आर जनरली इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका इंटरेस्ट 110% भी सिक्योर है प्रिंसिपल के साथ। थोड़ा सा रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड टाइप में या इक्विटी के साथ डेट का कॉम्बो ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड चॉइस। और अगर आप कह रहे नहीं हम चुलबुल पांडे हैं, आई कैन टेक हाई रिस्क, तो यू प्रेफर इन्वेस्टिंग ओनली एंड ओनली वेयर चिल्ड्रन? जो लोग सो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जवाब दे सकते हैं, जो गूंगे बहरे नहीं है वो जवाब दे सकते हैं मेरे लेक्चर में। इक्विटी। सिंपल एज दैट, आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। अपडेट दिस इन योर वर्कबुक्स। रिपीटिंग चिल्ड्रन, कुछ चीजें आपको बेटर नजर आएंगी आपके पॉकेट मनी प्रोग्राम वाली वर्कबुक से, बिकॉज दैट वाज मेंट फॉर गिविंग एजुकेशन ओनली अप टू स्कूल लेवल चिल्ड्रन। दिस इज अप टू व्हाट इज कॉल्ड एज अ बिट ग्रेजुएट लेवल। सो आई होप सो सबने अपडेट कर लिया होगा इसको। चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है कि भाई आपका जो रिटर्न होगा वो डिपेंड करेगा रिस्क पे। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे रिटर्न उतना ज्यादा होगा। एंड हमेशा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई किस चीज पे रिस्क ज्यादा है। अगर आप उतना रिस्क लेने लायक हैं तो स्टे इन्वेस्टेड, एल्स पतली गली चौड़ी गली जो गली नजर आए निकल लीजिए, ज्यादा चुलबुल पांडे बनने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग?
भाई 10,000 रुपी आपने इन्वेस्ट किया, रिटर्न इज 10%, तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट चिल्ड्रन? 1,000. Again, if 10% is calculated on 10,000, the return is 1,000. Again, if 10% is calculated on 10,000, the return is 1,000. Again, if 10% is calculated on 10,000, the return is 1,000. मैथ्स तो सबने पढ़ी होगी, मेरे को लोग बता सकते हैं which type of interest am I talking here, children? Simple interest or compound interest? Simple interest. Simple as that. I am talking about simple interest. But reality में children, दुनिया में simple interest का फिनोमेना नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ चलता है लॉजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. And how it works, let's see. 10,000 rupee you invested somewhere, say return is 10%, so you'll be getting 1,000, it becomes 11. अब चिल्ड्रन 10% जो निकलेगा वो 11,000 का निकलेगा, दैट इज 1100, तो इट बिकम्स 12,100. अगेन 10% जो अब निकलेगा वो 12,100 का निकलेगा, तो ये हो गया बच्चों 13,310. अगेन 10% जो निकलेगा वो 13,310 का निकलेगा, जो हो गया 1331. सो ये हो गया चिल्ड्रन 14,641. अगेन 10% जो कैलकुलेट होगा वो 14,641 का होगा, दैट इज 1464. तो 5 0 6 and 4 is 10, carry 1 11, 4 and 1 is 5 and 1 6, 16,106. Now you can easily compare children where your returns were more, children. First year, second year, third year, fourth year and fifth year. 5 years आपने अगर पैसा लगाया और हर बार आपको 10% का अगर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो यू विल बी गेटिंग 15,000, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो यू विल बी गेटिंग 16,105. तो वेयर योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो मोर, when it is compound or when it is simple, children? Compound. Simple, when it is compound. So compound interest is better than simple interest. समझ में आ गया? Update this example quickly in your books. So here it is a small example, children. 10% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? तो सो कॉल्ड 10% के रेट से पहले साल में 100 रुपए आपने जमा किया तो वो 110 हो गया. सर ये क्या चल रहा है? सेम फिनोमेना जो आपने अभी पढ़ा चिल्ड्रन, आई रिपीट, सेम फिनोमेना जो आपने अभी पढ़ा. मैंने 10,000 का अमाउंट लिया था तो आई रीच्ड अप टिल 16,105. इन्होंने 100 लिया है तो दे रीच्ड अप टिल 161.05. सो यू मे नोटिस हियर कि 100 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए तो आपको अल्टीमेट रिटर्न कितना मिलेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो. और अगर 5 ईयर में आपको रिटर्न सो कॉल्ड अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, कभी 10% था, कभी 9% हुआ, कभी 12 हुआ, कभी 10 हुआ, फिर 9 हुआ, तो आपके पैसे 160.6 होंगे, रफली 60%. तो कहने का मतलब एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो बट सिस्टम कंपाउंड हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे ज्यादा बढ़ते हैं. 10 की बजाय यहाँ पे 12 भी हुआ, बट देन टू चिल्ड्रन यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है दैट योर मनी इज मोर इन केस ऑफ 12% और 10% की कंपाउंडिंग पे लेस है. बट आप एकदम एंड तक जब देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कंपाउंड के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, इवन इफ द परसेंटेज रेट इज फिक्स्ड बट सिस्टम कंपाउंडिंग है तो आपके रिटर्न्स कहीं ज्यादा होंगे. सो यहाँ पे बैंक वाले कभी कभी चीट भी करते हैं लोगों को, और ये बात मैंने आपको पहले पढ़ाई, आज मैं फिर आपको बता रहा हूं. फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. सपोज यू गो टू HDFC बैंक एंड दे से कि आप 1 लाख रुपीज का फिक्स डिपॉजिट हमारे यहाँ कराइए. हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है दैट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट and it is yearly compounding.
ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नजर आ रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे कह रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ भी एफडी करा सकते हैं, हम भी आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। बट स्टेट बैंक वाले जो है ना, इतने ज्यादा मार्केटिंग करने की उम्मीद में नहीं रहते, सीधे साधे लोग हैं बेसिकली। एचडीएफसी एंड ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो काफी अग्रेसिव मार्केटिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। आपने सीधे सादी जनता की तरह स्टार्ट कर दिया मनी इन्वेस्ट करना एचडीएफसी में, एंड 1 ईयर डाउन द लाइन आपको पता लगा एचडीएफसी ने आपको 10% 1 लाख का दिया, 10,000 रुपी, और एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो पैसे आएंगे दैट इज 1,10,000। आपका एक सीधा साधा फ्रेंड था जिसके दादाजी ने बोला था बेटा एचडीएफसी पे भरोसा मत करो, एसबीआई में भरोसा करो, हमारे जमाने का बैंक है, कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, एसबीआई का इंटरेस्ट देने का तरीका क्या है जरा देख लीजिए। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, in the month of July, August, September, in the month of October, November, December, in the month of January, February and March। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 लाख का 10% कैलकुलेट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिला 2500 रुपए। आई रिपीट चिल्ड्रन, 3 month इंटरेस्ट इज 2500, एंड आफ्टर 3 months आपके पैसे हो गए 1,02,500। प्लीज कैलकुलेट 1,02,500 का 10% फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 3 months, एंड टेल मी क्या आएगा आंसर चिल्ड्रन। 1,02,500 रुपए का 10% निकालिए फॉर अ पीरियड ऑफ सो कॉल्ड 3 months। 2562.5। 2562.5, सो राउंड ऑफ करके 2563 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लीज ऐड 2563 विद दिस 102500 चिल्ड्रन, this will come to 1,05,063 rupees। अब 1,05,063 रुपए का फिर से आप बच्चों 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ सो कॉल्ड 3 months। देख लेते हैं क्या जवाब आएगा चिल्ड्रन हमारा। 105,263 into 10 into 3 upon 100 into 12, it's 2,632। add this interest value 2,632, तो ये आ जाएगा 5, 6 plus 3 is 9, this is 6, this is 7, 1,07,695, 10% for a period of 3 months। तो 107,695 into 3 into 10 upon 100 into 12, ये आएगा बच्चों 2692.375। तो हम 2692 ही ले लेते हैं, एंड लेट्स आइडेंटिफाई क्या वैल्यू आएगी। 107,695 प्लस 2692, इट्स 1,10,387। एसबीआई आपको 10,387 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। अगर आपसे एक छोटा सा मैथ्स का सवाल पूछ लूं, 10,387 1 लाख का कितना परसेंट होता है, तो आपका जवाब होगा 10.38%। तो अब एसबीआई के कस्टमर्स कम थे और एचडीएफसी के ज्यादा थे। सर क्यों? क्योंकि एचडीएफसी ने एक लाइन लिख दी थी ईयरली कंपाउंडिंग, बेचारे एसबीआई वाले सीधे साधे थे, वो ये लाइन लिख नहीं पाए। बट रियलिटी में अगर आप देखें बच्चों, तो आपको एचडीएफसी कितना इंटरेस्ट दे रहा है, आंसर इज
10,000 एंड SBI कितना इंटरेस्ट दे रहा है? द आंसर इज 10,387। अब SBI को एक IIM से MBA किया हुआ चीफ मैनेजर मिल गया और वो कह रहा है कि आपका बिजनेस इसीलिए कम है क्योंकि आप अपने बारे में लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। तो SBI ने लोगों को बताया, अरे क्या HDFC में जाके बेवकूफ बन रहे हो, कम टू अस, वी आर ऑफरिंग क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब हुआ हम आपकी वैल्यू पे आपको ईयर के अंदर ही 4 बार इंटरेस्ट देंगे ज्यादा वैल्यू पे। तो ये लोग पूरे 1 लाख पे 10,000 ही देते हैं, ये पहले 3 महीने में 2,500 इंटरेस्ट दे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम ये उस इंटरेस्ट को ऐड करके अगली बार इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो सो कॉल्ड अगर आपको दो जगह सेम परसेंटेज नजर आए, बच्चों फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, आई रिपीट फंसना नहीं है, आपको दिमाग यूज करना है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है कि ईयरली कंपाउंडिंग है कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है? तो जहां पे कंपाउंडिंग ईयरली होगी, कंपेयरिंग इट विद हाफ ईयरली और क्वार्टरली बच्चों, तो ईयरली में सबसे कम इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली में थोड़ा सा ज्यादा, क्वार्टरली में और ज्यादा, मंथली में और ज्यादा। डेली कंपाउंडिंग होगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक साल में पैसे 10 गुना हो जाएंगे। तो ये जो 10,387 है, डेली कंपाउंडिंग में 10,500 के आसपास आ जाएगा। तो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी चिल्ड्रन, आई रिपीट, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आपके रिटर्न्स उतने जबरदस्त होंगे। तो ऑलवेज व्हाइल इन्वेस्टिंग मनी इन डेट स्कीम चिल्ड्रन, ये कंपाउंडिंग के साथ जो मूछ लगी है जरूर देखिएगा, क्वार्टरली है, एनुअली है कि ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्या बोला जा रहा है। कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? हमेशा रिटर्न की फ्रीक्वेंसी जरूर देखा करिए, क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है या क्या है। चलो बच्चों, इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरा। टेक एन एग्जाम्पल, यू हैव द इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट मनी इन बैंक FDRs। आपने बैंक के FDR में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और सैक्रिफाइस किया अपना खर्च करने का एटीट्यूड, आपने खर्च नहीं किया। मान लेते हैं कि बैंक का FDR आपको 8% का रिटर्न दे भी दे चिल्ड्रन, तो आफ्टर 1 ईयर दिस वैल्यू विल बिकम 1,08,000। किसी बैंक में इंडिया में 8% इंटरेस्ट आज है नहीं, मैक्सिमम 7.2 7.25, सीनियर सिटीजन है तो चलिए 7.25 तक, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग करेंगे तो शायद 8 तक पहुंच जाएगा। एंड चिल्ड्रन आपने ये डिपॉजिट किया, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2023 को, एंड दिस इज द मनी दैट यू गॉट ऑन 31 मार्च 24। अब आपने सोचा उस समय 1 लाख रुपए मैंने खर्च नहीं किए थे, रादर आई इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू बैंक, चलो अब इस पैसे को खर्च करते हैं। तो कंट्री में मान लेते हैं बच्चों 3.5% का इन्फ्लेशन है, तो जो सामान उस समय 1 लाख रुपए का था, टुडे इट इज ऑफ 1,03,500, और 8,000 रुपए के इंटरेस्ट पे सरकार आपसे टैक्स भी लेगी, और हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया है 30%। तो अगर 8,000 की इनकम पे 30% टैक्स लग जाए चिल्ड्रन, तो इट इज 2,400 रुपए। तो 8,000 में 2,400 रुपए तो टैक्स चला गया, तो आपको नेट रिटर्न कितने का मिला? 5,600 का। उसके बाद आपका सामान भी 1 लाख वाला 1,03,500 का हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, रिटर्न्स जो आपके आए प्री टैक्स वो 8,000 थे, इसमें से गवर्नमेंट टैक्स भी आपसे वसूलेगी 2,400 रुपए का, तो योर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आर हाउ मच? गूंगे बेरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आर हाउ मच? 5,600 रुपी इज योर पोस्ट टैक्स रिटर्न। देयर आफ्टर अगर आप इसमें अपनी महंगाई को भी एडजस्ट कर लें, इन्फ्लेशन को चिल्ड्रन, जो कि 3,500 रुपीज की मार पड़ी हमारे ऊपर इन्फ्लेशन की, तो हमारे पास जो रिटर्न आएगा दैट इज जस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन 2,100। और अगर मैं आपसे पूछूं 2,100 रुपी 1 लाख रुपए का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा कम आ रहा है। इट इज जस्ट 2.1%, जस्ट 2.1%।
बट अगर दिस मनी वुड हैव बीन इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, 11-12% का रिटर्न तो इक्विटी मार्केट देगा ही देगा आपको, गारंटी नहीं है अगेन चिल्ड्रन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड बिलीफ। तो आपका 1 लाख रुपए 1 साल बाद मान लेते हैं बच्चों हो जाता है 1,12,000, तो यहां पे आपको रिटर्न मिला 12,000 रुपीज का। 3,600 रुपए गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया, तो व्हाट इज योर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स? 8,400। 3,500 रुपए महंगाई भी बढ़ गई थी चिल्ड्रन, तो 8 में 3 गया, बचा 5, 4,900 रुपए। और अब अगर आप बोलें कि सर 4,900 रुपए 1 लाख का कितने परसेंट होता है, तो इट इज 4.9, whereas this was coming 2.1, डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है चिल्ड्रन। तो हमेशा जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है चिल्ड्रन, आई रिपीट, रियल रेट ऑफ रिटर्न, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू अर्न माइनस टैक्स एंड इन्फ्लेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू अर्न माइनस टैक्स एंड इन्फ्लेशन। तो टैक्स और इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद ही सही रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं। तो एफडीआर इज गुड फॉर लो इनकम ग्रुप पीपल चिल्ड्रन, जिनकी 5 लाख रुपए से कम की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं चिल्ड्रन, तो आपके लिए कभी भी एफडीआर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एफडीआर इज ओनली अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर लो इनकम ग्रुप पीपल। फॉर हाई इनकम ग्रुप इट इज नेवर अ गुड इन्वेस्टमेंट। हाई इनकम ग्रुप है, रिस्क ले सकते हैं बहुत ज्यादा, तो डायरेक्ट इक्विटी में जाइए। कम रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो म्यूचुअल फंड से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली इन योर क्लास वर्कबुक चिल्ड्रन। सो यही होता है बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली। तो जिस चीज को मैथ्स में क्लास 5th to 7th में टीचर्स कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पे पढ़ाते हैं, इन द क्लास ऑफ फाइनेंस हम इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल देते हैं। तो टाइम वैल्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी आपको बताया जाएगा, व्हेन यू इन्वेस्ट वन मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेन यू इन्वेस्ट रेगुलरली। तो इसमें मैं आपको एक एन्युटी का और एक टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक देख सकते हैं, हिस्टोरिकल कंपैरिजन इज देयर चिल्ड्रन। 2001-2 से 2009-10 का है, 16 रुपए की चीनी थी, और आपको यहाँ पे होमवर्क आज दे रहा हूँ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर रनिंग, और आपको 2023-24 के प्राइसेस कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन का रेट मानना है, जिसे बेस माना जाएगा 2001-2। स्टैटिस्टिक्स की क्लास में इसी चीज को इंडेक्स नंबर के नाम पे भी पढ़ा दिया जाता है। 16 रुपए की चीनी 40 रुपए की हो गई, और आज भी लगभग चिल्ड्रन 45 to 50 में अवेलेबल है। कुकिंग ऑयल 5 लीटर 290 रुपए का था, 2009-10 में 500 का हो गया, आजकल ये लगभग 800 रुपए का है चिल्ड्रन। गोल्ड 10 ग्राम 4474 का था 1-2 में, 9-10 में 17,138 का हो गया 10 ग्राम गोल्ड चिल्ड्रन, और आज 10 ग्राम गोल्ड इज अराउंड 63,000। 1 kg सिल्वर उस समय 7868 का था, 2009-10 में लगभग 28,345 रुपए का है, एंड प्रेजेंटली इट इज अराउंड यू कैन टेक 65-69, थोड़ा फ्लिकर ज्यादा करता है। राइस यहाँ पे 14 रुपए किलो था, फिर 35 हुआ, और आजकल लगभग 110 रुपए किलो है, सस्ता वाला भी आता है। वीट हेयर इट वॉज 10, 9-10 में 30 का हो गया, और आजकल लगभग 45 रुपए किलो है चिल्ड्रन। वीट मतलब मैं पिसे हुई गेहूं आटे की बात कर रहा हूँ। फ्यूल 33 रुपीज का था 1-2 में, फिर 9-10 में 48 का हुआ, एंड प्रेजेंटली इट इज 96.5 के आसपास। डीजल भी लगभग 87 का है चिल्ड्रन। तो आप 23-24 के प्राइसेस देख रहे हैं, बेस मानिएगा 2001-2 का प्राइस, और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करिएगा। तो जिन लोगों को ये समझ में आए सर एवरेज इन्फ्लेशन देश में 5% का चल रहा है, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें बच्चों जो आपको रिटर्न 5% से ज्यादा का दे। तो अगर आपका रिटर्न 11% 12% है, 5% तो महंगाई डायन मार खाएगी, तो बचेगा आपको 6% के आसपास। तो ऑलवेज इन्वेस्ट एट अ प्लेस वेयर रेट ऑफ रिटर्न इज मच 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 हायर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जितना ज्यादा रिटर्न रेट होगा इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में, एडवांटेज चिल्ड्रन उतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आई बात? लिख लीजिए फास्ट।
और परसेंटेज जरूर कैलकुलेट करिए। तो these lectures are SEBI lectures are acting just like a revision for the pocket money program children. तो अगर 6% रेट ऑफ रिटर्न है और अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए चिल्ड्रन, तो सर कितना पैसा मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा? दिस इज द आंसर। हम जनरली मान के चलते हैं अज्यूम्ड मार्केट रिटर्न 11-12% का होगा, और अगर आपको बच्चों 50 लाख रुपए चाहिए तो हर महीने फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से 20 ईयर्स, यहाँ पे एग्जांपल है, आपको 5400 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सर ये 90 लाख के बाद 10 लाख है? नहीं, 10 लाख नहीं है, 1 CR, एक जीरो कम टाइप कर दिया सेबी वालों ने। 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख, यस। तो आप हर महीने बच्चों अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और 12% का अगर रिटर्न मिले तो 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए आपके पास आराम से आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करना है तो भाई ये टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। सो बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का। Suppose your parents are to retire and you're will to want to have a good corpus मतलब lump sum amount for their retirement. How much of corpus is required at the age of retirement to get continuous flow of cash for their monthly expenses? लेक्चर्स याद हो चिल्ड्रन? स्टार्टिंग के लेक्चर में पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई थी कि अभी आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो हर महीने 1000 1500 2000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल को ग्रेजुएशन में जाएंगे, थोड़ी कमाई वगैरह भी मान लीजिए स्टार्ट हो गई तो 3-4 हजार। जॉब करने लग जाएंगे तो स्टार्टिंग में भाई 15-20 हजार इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आपका इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है महीने का 50,000 1 लाख हो जाए। तो ये मान के चला जा रहा है यहाँ पे कि भाई 7% के रेट से आपका पैसा बढ़ेगा और 5% का इन्फ्लेशन रेट है, तो आपको कितने पैसे चाहिए? अब अगर मैं अपने ऊपर इसको एग्जामिन करूं, आई एम 43 गोइंग टू बी 44 नेक्स्ट ईयर, और 60 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा लगभग 15-16 साल बाद, और हर महीने अगर मेरे को 25,000 रुपए का खर्चा करना है चिल्ड्रन, कितना? 25,000, तो मेरे पास कम से कम 40 लाख रुपए का फंड होना चाहिए। आई रिपीट, कितना फंड होना चाहिए? 40 लाख का। तो अब ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाया गया है, बट अभी मैं आपको अगले लेक्चर में फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार फिर से सिखाऊंगा, क्योंकि वही हमारे पूरे कोर्स का सार है कि रिटायरमेंट अमिताभ बच्चन जी का जैसा बागबान में हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा उनका रियल लाइफ रिटायरमेंट है वैसा होना चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट यू आर एबल टू मेंटेन एट द प्रेजेंट अर्निंग एज, at the age of retirement also, same level of standard of living should be maintained children. So how much is to be invested? Right from the age of 17 years, that is your present age, up till you turn out to be 58, 2 years prior to your retirement, आप in 41 years में कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो भाई 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब आपकी उम्र 40 वाले साल हो जाएगी तो लाख रुपए इन्वेस्ट करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक टाइम लाइन हम लेंगे, टाइम लाइन में आपकी इनकम एस्टिमेट करेंगे, इन्फ्लेशन एस्टिमेट करेंगे, ग्रोथ रेट यही 12% का अज्यूम कर लेंगे, और देखेंगे कि आपका बुढ़ापा कैसा होता है। तो 2023 एंड होने से पहले आपके बुढ़ापे का जिक्र हम कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जितना यहाँ पे कहानी लिखी है, ऑल विल बी डूइंग विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इसमें हम रिस्क रिटर्न, इन्फ्लेशन इफेक्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों को अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे विद द केस स्टडी चिल्ड्रन। क्योंकि सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट एंड लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट में तो आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब पढ़ा हुआ है चिल्ड्रन, और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दिस ऑल यू नो, SIP आप जानते हैं। तो एक पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का भयंकर कॉन्सेप्ट आपको हम अगले लेक्चर में ईयर एंड से पहले आपको सिखा देंगे। Then in the month of January, I'll hold a certification test and you'll be getting a certificate which will make you stand apart from the normal breed of the world children. चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।